हमारे पास पत्नियां आकर के ये कहा करती हैं कि जो उनके पति की चाची, मौसी, बुआ या कोई आंटी या कोई सिस्टर ऐसी है जिनके बारे में वो कहा करती हैं कि वो 100% आपके साथ में हैं और वो आपके पति का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हैं और वो गवाही में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको उनका नाम गवाह के रूप में नहीं देना होगा। ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या गड़बड़ हो सकती है आपके केस में? मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो कि पीड़ित पत्नियां हैं और उनके पतियों ने और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके साथ दहेज को लेकर के मारपीट की है, ताने दिए हैं, गालियां दी हैं और उन पीड़ित पत्नियों ने आखिरकार परेशान होकर के कोर्ट में दहेज का केस दायर किया है अपने उन अत्याचारी पतियों के खिलाफ। वो अक्सर इस परेशानी में रहती हैं कि आखिरकार वो अपने केस की गवाही में किन किन लोगों को लेकर के आए ताकि उनका जो केस है वो ठोस बन सके और जो उनके साथ अत्याचार किए हैं उनके जालिम पतियों ने, उनसे उनको छुटकारा मिल पाए और उन्हें सज़ा मिले। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन व्यक्तियों की गवाही करवानी ज़रूरी होती है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, बहुत बार हमने ये बात देखी है कि समाज में वो लड़कियां जिनके साथ वाकई में अत्याचार होता है उनको अक्सर न्याय नहीं मिल पाता, उनकी अक्सर उचित सुनवाई नहीं हो पाती। अक्सर वो कोर्ट में उन झूठी पत्नियों की वजह से परेशानी में आ जाया करती हैं जिन्होंने झूठा केस दायर किया हुआ है। खैर, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोस में आप सभी के साथ विनम्र विनती किया करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती नहीं की है आपके ससुराल पक्ष के लोगों ने तो प्लीज़ अपनी सिर्फ झूठे अहम की खातिर आवेश को अपने सेटिस्फाई करने के लिए आप प्लीज़ झूठे केसेस ना करें अपनी मनमानियों को मनवाने के लिए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, अब आप पत्नी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार के चलते आपके साथ मारपीट भी हुई है, खून खराबा भी हुआ है, हड्डियां भी टूटी हैं, आंख भी फूटी है, इत्यादि इस तरह की बातें हुई है। लेकिन जो बात हमने अक्सर इस समाज में महसूस की है कि अपने घर की बात बाहर ना निकले इस भय में बहुत सारी जो सब लड़कियां हैं, बहुत सारी जो पत्नियां हैं, वो उन अत्याचारों को चुपचाप सहती चली जाती हैं। वो इस बात को भी नहीं सोचती कि अगर वो चुपचाप सह रही हैं तो इस चुपचाप सहने से आखिरकार वो बढ़ावा दे रही हैं अपने पति को और वो और ज़्यादा क्रूर से क्रूर उनका व्यवहार उनके प्रति होता चला जाएगा। अब आपके साथ किसी भी तरह की जो ज़्यादती हुई आपने चुपचाप सह ली। आपको काफ़ी लोगों ने ये बात पहले से भी समझाई थी कि, और मेरे बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, उसमें मैं अक्सर ये बात बताया करती हूँ कि शांत नहीं रहना है, चाहे वो पति है जिसके साथ गलत पत्नियाँ दुर्व्यवहार करती हैं या वो पत्नियाँ हैं जिनके साथ उनके जालिम पति दुर्व्यवहार किया करते हैं। आपने अपने माता पिता को नहीं बताया, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, सखियों को, किसी को नहीं बताया और समय बीतते बीतते हुआ ये कि आपके ऊपर आपके
पति और ससुराल के अन्य सदस्यों का जो दुर्व्यवहार था उसकी सीमा बढ़ती चली गई और आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया कि आप उस ससुराल को छोड़ने पर मजबूर हो गई जिस ससुराल में आप बहुत ही हंसी खुशी के वातावरण में बहू बन करके गई थी। अब आपने अपने माता पिता जी को ये बात जब आपने बताई कि किस तरह से आपके ऊपर अत्याचार हुआ था, कैसे मारपीट हुई थी, क्या क्या गालियाँ, क्या क्या ताने आपको सुनाए गए थे, आपके माता पिता ने भी मान लेते हैं कि चुप्पी साध ली। तो उन्होंने भी वही गलती कर दी जो आपने शुरुआत में गलती की, क्योंकि आपके और आपके माता पिता के मन में कहीं ना कहीं ये बात हुआ करती है कि अगर घर की बात बाहर जाती है तो घर की बदनामी हुआ करती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आप अपने प्रति हुए अत्याचारों का वर्णन अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी बहुत प्रिय सखियों के साथ जो आपकी हितैषी हैं, ध्यान रखिएगा मैंने वर्ड यूज़ किया हितैषी, वेल विशर्स। अगर वो आपके वेल विशर्स हैं तो आपको उन ज्यादतियों के बारे में ज़रूर बताना होगा कि किस किस तरह से आपके पति और बाकी लोगों ने आपके साथ अत्याचार किए। आप अपने उन सभी वेल विशर्स को ज़रूर इन घटनाओं का वर्णन करें ताकि ज़रूरत आने पर वो कोर्ट में आपके लिए गवाही दे सके। जो सबसे मुख्य गवाही हुआ करती हैं वो आपके वेल विशर्स की ही होती हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपके पिताजी का, आपकी माताजी का, आपके भाइयों का, आपकी बहनों का, या आपकी कोई भी कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर। फिर से कहूँगी, याद रहे ये आपके वेल विशर होना ज़रूरी है। इसी तरह से आपके कोई और सगे संबंधी भी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपकी कोई सखी भी हो सकती है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हित के बारे में सोचता हो। आप कोशिश करें सिर्फ उसकी ही गवाही को कोर्ट में अपनी तरफ से गवाह के रूप में लिखवाएं। इसी तरह से ध्यान रहे कि कई बार ऐसी भी स्थितियां आन पड़ती हैं कि हमारे पास पत्नियां आकर के ये कहा करती हैं कि जो उनके पति की चाची, मौसी, बुआ या कोई आंटी या कोई सिस्टर ऐसी है जिनके बारे में वो कहा करती हैं कि वो 100% आपके साथ में हैं और वो आपके पति का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हैं और वो गवाही में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसी स्थिति में भी आपको उनकी गवाही का नाम गवाह के रूप में नहीं देना होगा। ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या गड़बड़ हो सकती है आपके केस में, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि आप सभी महिलाओं के साथ जब उनके पति और उनके पति के अन्य परिवार के लोग उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, दहेज के लिए मारपीट करते हैं, तानाकशी करते हैं, तो उस समय पर आपको अगर अपने केस को आपने दायर किया है 498A की कंप्लेंट के रूप में, तो उस केस को साबित करने के लिए आपको किन किन की गवाही देनी चाहिए ये आज आपको भली भांति मालूमात पड़ गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।